नमस्कार मित्रों, मैं उमेश पाठक, सहायक प्राध्यापक भूगोल शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला बालोद से। हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संसाधन एवं पर्यावरण इकाई के अंतर्गत जल संसाधन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हम सभी भूगोल के विद्यार्थी हैं और भूगोल विषय निश्चित रूप से इतना वृहत और इतना बड़ा है कि उसका अध्ययन करना सामान्य दृष्टिकोण से बड़ा अलग लगता है, अजीब लगता है, पर वास्तव में यह भूगोल ही एक ऐसा विषय है जो सारे विषयों से जुड़ा हुआ है और सभी विषयों का आधार भी भूगोल है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही भूगोल है और पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल का विषय क्षेत्र है, इसलिए समस्त विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं। आइए हम अध्ययन करते हैं जल संसाधन विषय पर। जल संसाधन आप जानते हैं, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ऐसे बहुत सारे नारे जो हैं वो जल के लिए बताए जाते हैं। जल निश्चित रूप से न केवल मानव के लिए बल्कि संपूर्ण पृथ्वी जगत में छोटे से लेकर बड़े जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है। रहीम ने कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये जो रहीम जी के दोहे हैं, उन्होंने भी इस बात को परिलक्षित किया कि जल जीवन के लिए और लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए, जीव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए जल संसाधन के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल है। हमने शुरुआत से ही अध्ययन किया है कि पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग हिस्से पर जल है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण पृथ्वी में जल की मात्रा बहुत अधिक व्याप्त है। यदि प्रतिशतता के आधार पर कहें तो लगभग 71% भूभाग पर जल है। लगभग 71% भूभाग, जी हाँ। लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं जल को लेकर निरंतर बनी हुई हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। यूएनओ के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 400 मिलियन घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। लगभग 400 किलोमीटर घन जल उपलब्ध है और ये जानकर उसमें आपको आश्चर्य भी होगा और दुख भी होगा कि इतना बड़ा भूभाग, पृथ्वी का 3/4 भूभाग, लगभग 71% भूभाग जल से ढके होने के बावजूद भी पीने योग्य स्वच्छ जल की मात्रा केवल 2.7% है। इसीलिए वर्तमान समय में अब जल की समस्याएं लगभग सभी ओर देखने को मिल रही है और इन्हीं समस्याओं से उबरने के लिए ही ये एक ऐसा विषय हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनका हम अध्ययन करें और अध्ययन करने के पश्चात हम जल संसाधन के महत्व को समझें और उसके उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग पर ध्यान दे सकें। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ जल की जो मात्रा है लगभग 2.7% जो है, उसमें भी स्वच्छ जल का लगभग 75% हिस्सा ध्रुवों पर जमा है। आप जानते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर शीत क्षेत्र हैं और इन शीत क्षेत्रों में ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में लगभग 75% जल जमा हुआ है। लगभग 23% जल भूजल के रूप में है। भूजल जिसका हम दैनिक उपयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में जिसका लगातार हम उपयोग कर रहे हैं, बोर के माध्यम से और नलकूप के माध्यम से हम उसे भूमि से बाहर निकालते हैं और उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। शेष 2% जो जल है वो झील, नदी, तालाब, जलाशय, इन पोखर, अन्य रूपों में चारों ओर व्याप्त है। मनुष्य से को जन्म से लेकर मरण तक प्रत्येक समय जल की आवश्यकता पड़ती है। आप जानते हैं हमारा जन्म होता है, उसके पश्चात से ही निरंतर हमारे जीवन से ये जुड़ा हुआ वस्तु है जो एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में इस पृथ्वी में व्याप्त है। यदि हम कहें तो ये बड़ी बात नहीं होगी कि ये वायु के बाद एक दूसरा ऐसा संसाधन है जो जीव जंतुओं के जीवन के लिए अति आवश्यक है। जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। हम वितरण और प्राप्ति के आधार पर इसका 2 भागों में वर्गीकरण करते हैं। पहला स्थलीय जल संसाधन और दूसरा महासागरीय जल संसाधन। आइए हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। स्थलीय जल संसाधन के उदाहरण है नदी, तालाब, जलाशय, झील और ये वायुमंडल में जो जल वाष्प या वाष्पीकरण के रूप में व्याप्त होते हैं, ऐसे सभी जल। तो ये हमको सामने हमारे दैनिक उपयोग में जो हम जिसका उपयोग करते हैं, ये वो जल है जो नदी, तालाब, जलाशय, झील, अन्य रूपों में हमारे सामने होते हैं और इसका हम उपयोग करते हैं। आइए इसका क्या महत्व है जानते हैं।
इसका पहला महत्व है घरेलू दैनिक उपयोग एवं निस्तार हेतु जलापूर्ति। वर्तमान समय में मानव की आवश्यकता, जीव जंतुओं की आवश्यकता, इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इस स्थलीय जल संसाधन का उपयोग करते हैं, जिसमें भूमिगत जल भी शामिल है। घरेलू और दैनिक उपयोग, जैसे भोजन बनाने से लेकर नहाने और अन्य उपयोगों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। निस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नदी, तालाब और इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो मूल रूप से मानव के प्रथम कार्य, हम कहें तो सुबह उठते ही सबसे पहले हमको जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो जल है, और उस जल के उपयोग से हमारा जीवन शुरू होता है, हमारा दिवस शुरू होता है। दूसरा है औद्योगिक कारखानों की आवश्यकता हेतु जलापूर्ति। औद्योगिक कारखानों में विभिन्न प्रकार के निर्माण होते हैं। अलग अलग प्रकार के निर्माणों के लिए जल की भी अलग अलग आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले तो हम जिस उद्योग को जिसके सहारे से चलाते हैं, विद्युत, उस विद्युत के निर्माण के लिए ही हमको जल की आवश्यकता पड़ती है। भारी मात्रा में जल का उपयोग विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए किया जाता है। ताप विद्युत केंद्र जितने भी होते हैं वहाँ पर बॉयलर के लिए जल की आवश्यकता होती है, और उस जल के माध्यम से बॉयलर चलते हैं और उसके माध्यम से विद्युत का निर्माण होता है। तो उन विद्युत के निर्माण से औद्योगिक कारखानों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जितने भी उद्योग हैं वो अपने अनुसार उद्योगों में जल की अलग अलग मात्रा, अलग अलग प्रकार की उपयोगिता उसको दर्शाते हैं। तीसरा है कृषि और सिंचाई के लिए जलापूर्ति। मानव जीवन के लिए भोजन अनिवार्य है, और भोजन के लिए कृषि, और कृषि के लिए सिंचाई, ये तीनों एक दूसरे से संबद्ध है। जैसे जैसे कृषि का विस्तार बढ़ा और अन्य क्षेत्रों में भी कृषि लोग करते गए, तो कृषि के लिए जल की उतनी अधिक उपलब्धता हो नहीं पा रही है। इसके कारण भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है, और नदी, तालाब, इनका उपयोग तो प्राचीन समय में किया जाता था, पर वर्तमान में भूमिगत जल का भी बहुत अधिक उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्षा भी और मानसून भी ऐसी स्थिति में है जिसका कोई स्पष्ट विवरण कभी नहीं मिल पाता कि कितने मात्रा में वर्षा होगी, कब होगी, कैसे होगी। और मानसून पर आधारित हमारी भारत की खेती, मूलतः भारत की जो खेती मानसून पर आधारित है, उसमें भी पूरे मात्रा में जल उपलब्ध नहीं हो पाते या समय अनुसार उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए भूमिगत जल का उपयोग कृषि के लिए किया जा रहा है। वो जल जिसका उपयोग मानव पीने खाने के लिए कर सकता है, पर होता ऐसा स्थिति है कि जल की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण या वर्षा की अपर्याप्तता के कारण भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं। तो कृषि के लिए विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन के लिए, उनके अन्य प्रकार के वितरण के लिए जलापूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है नौ परिवहन एवं व्यापारिक मार्ग के लिए। आजकल परिवहन और व्यापार, संचार, ये महत्वपूर्ण भाग हो गए हैं। चूंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पादित वस्तुओं को भेजना पड़ता है, मंगाना पड़ता है, और इस व्यापार के लिए भी हमको नौ परिवहन की सुविधा के लिए नदी या जो बड़े झील हैं या ऐसे बड़े जलाशय हैं जिनका उपयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार के लिए कर सकते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। भारत में भी बहुत सारे राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए गए हैं बड़ी नदियों पर, जैसे गंगा है, गोदावरी है, ऐसे नदियों पर राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, और उनके माध्यम से सस्ता और सुगम परिवहन का माध्यम बनता है, इसलिए उसका भी उपयोग हम करते हैं। जल विद्युत उत्पादन हेतु जलापूर्ति। विद्युत हमें अलग अलग रूपों में प्राप्त होती है। ताप विद्युत के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं, परमाणु विद्युत के रूप में परमाणुओं का उपयोग करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के विद्युत के उत्पादन हम कर रहे हैं, परंतु हमारे देश में भी अलग अलग स्थानों पर जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को साकार करने के लिए सरकार जल विद्युत केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं। बड़े बांधों का निर्माण करते हैं और उन बांधों के साथ साथ जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चूँकि बहुत अधिक मात्रा में बहुत लंबे समय तक कोयला या अन्य साधन उपलब्ध नहीं होंगे, इसलिए वैकल्पिक साधनों का भी उपयोग करना हमारे लिए जरूरी है, और इन्हीं वैकल्पिक साधनों के उपयोग के लिए जल विद्युत उत्पादन का भी कार्य किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जलप्रपात या बड़े बांधों के माध्यम से। तो जल विद्युत उत्पादन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। छठवां है भोज्य पदार्थ, मछलियों के लिए जलापूर्ति। तो बहुत सारे लोग जो
शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। ऐसे दोनों के संयोजन के लिए भी हमको दोनों प्रकार के पदार्थ नदियों से, तालाबों से, झीलों से प्राप्त होते हैं। बहुत सारे भोज्य पदार्थ जो हैं वो इन सब स्थानों से प्राप्त होते हैं। तो इसके रूप में भी ये स्थलीय जल संसाधन हमारे उपयोग आता है। आठवां है प्रकृति के संवर्धन के लिए। निश्चित रूप से पेड़ पौधे और इन सब चीज़ों के लिए जल आवश्यकता है, जैसे मानव और जीव जंतुओं के लिए, वैसे ही पेड़ पौधों के लिए भी जल अति आवश्यक है। तो उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए भी हम प्रकृति के संवर्धन के लिए जलापूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। अगला है जीव जंतुओं के विकास के लिए। निश्चित रूप से मानव जीवन के लिए, वैसे ही जीव जंतुओं के लिए भी जल की आपूर्ति आवश्यक है। और उसके आधार पर बहुत सारे जीव जंतु जीवित हैं, चल रहे हैं। जैसे मछलियाँ या अन्य चीज़ें जो जलीय जो जंतु हैं वो तो जल पर ही निर्भर हैं और उनका जीवन उसी पर निर्भर है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के विकास के लिए भी स्थलीय जल संसाधन उपयोग में आते हैं। आइए दूसरे पार्ट में चलते हैं। महासागरीय जल संसाधन। महासागरीय जल संसाधन का उदाहरण है समस्त प्रकार के महासागर। जितने भी हमारे 5 महासागर हैं, उन महासागरों का भी के जल का संसाधन का हम उपयोग करते हैं। मूलतः जल संसाधन में मूल रूप से तो उनका हिस्सा सबसे अधिक है। जो महासागर हैं उन्हीं का सबसे बड़ा हिस्सा है। और हमारे कुल जल का मात्रा भी, जितनी भी जल हमारे संसाधन उपलब्ध हैं उनमें से अधिकाधिक मात्रा महासागरों के रूप में ही व्याप्त है। आइए इनका महत्व जानते हैं। महासागर और जलवायु का निर्धारण। वास्तव में महासागर जलवायु के निर्धारक होते हैं। कैसे? महासागरों के द्वारा जो गर्मी उत्पन्न होती है उसके कारण से वहाँ वाष्प उत्पन्न होता है। यही वाष्प जो है वो आकाश में जाते हैं और बादल बनकर हमारे यहाँ मानसून के रूप में वर्षा कराते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये महासागर जलवायु के निर्धारक तत्व होते हैं। महासागर में बहने वाली जलधाराएं, महासागर में 2 प्रकार की जलधाराएं बहती है, एक गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। हम सभी ने पढ़ा है। गर्म जलधारा जिस तट से गुजरती है उस तट के समीप अधिक वर्षा होती है, हम अच्छे से जानते हैं। ठंडी जलधाराएं जिस तट के समीप जाती हैं वहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, और जहाँ वर्षा की मात्रा कम होगी वहाँ पर मरुस्थल पैदा हो जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे महाद्वीपों के तट से जहाँ पर भी ठंडी जलधाराएं बहती है वहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती, और इस कारण लगभग बहुत सारे महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आप पाएंगे कि वहाँ मरुस्थल या मरुभूमि स्थित है। जहाँ जहाँ पर भी गर्म जलधाराएं बहती है अपने साथ बहुत सारे जलवाष्प लेकर चलती हैं, और उनके प्रभाव से ही महाद्वीपों में वर्षा होता है। हमारे यहाँ भी इसी प्रकार से वर्षा होती है जिसे हम मानसूनी जलवायु के रूप में जानते हैं। दूसरा, महासागर एवं खाद्य पदार्थ की प्राप्ति। महासागरों से बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। महासागर अपने आप में एक बहुत बड़े भंडार हैं जिसके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं हैं। अभी हमारा खोज पूरे आंतरिक स्तर तक नहीं हो पाया कि हम महासागरों में सारे उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ले सकें। हाँ, परंतु ये जरूर जानते हैं कि ये महासागर भविष्य के लिए संसाधन के भंडार हैं। इसीलिए वहाँ से खाद्य पदार्थ की प्राप्ति भी होती है। जितने भी प्रकार के कहा जाए कि मछलियाँ और अन्य इससे जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ से खाद्य पदार्थ के रूप में हमको प्राप्ति होती है। दुनिया भर में खाद्य पदार्थ के रूप में इनका काफ़ी अधिक उपयोग होता है। न केवल खाद्य पदार्थ के रूप में बल्कि उनका उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जा रहा है, क्योंकि महासागरों से बहुत सारे प्रकार के औषधि प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा है महासागर एवं परिवहन के संबंध में। वर्तमान समय में चूंकि विश्व इतना व्याप्त है, इतना बड़ा है, और दुनिया आज संचार और परिवहन के माध्यम में बहुत आगे निकल चुका है, ऐसी स्थिति में परिवहन के रूप में महासागर सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम अदा कर रहा है, अपना रोल अदा कर रहा है, भूमिका अदा कर रही है। क्यों? क्योंकि जल जो परिवहन का माध्यम बन रहा है वो सस्ता है, सरल है, सुगम है, इसलिए उसका अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं हमारे विभिन्न देशों से आयात निर्यात और व्यापार का माध्यम जल, महासागरों का जल ही है, क्योंकि हम एक दूसरे से इसी के माध्यम से जुड़े हैं। चूँकि भूमि जिसके साथ भूमि का संबंध है वहाँ तो हम अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं, पर जिस देश के साथ हमारी भूमि जुड़ी नहीं हुई है उनके लिए हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि वायु परिवहन जल परिवहन के मुकाबले में काफ़ी महंगा साबित होता है।
चौथा है महासागर और उद्योग धंधे। बहुत सारे उद्योग महासागरों पर आधारित है। चूंकि महासागरों से बहुत प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं, न केवल खाद्य पदार्थ बल्कि अन्य प्रकार की चीजें, खनिज संसाधन और औषधियाँ और भी अनेक प्रकार के रत्न भी प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे चीजें प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग उद्योगों के रूप में भी किया जा रहा है। आप जानते हैं हमारे दैनिक उपयोग में आने वाला नमक भी महासागर से प्राप्त होता है। निश्चित रूप से नमक से जुड़ा हुआ भी एक बड़ा उद्योग है। जो इतनी बड़ी जनसंख्या को नमक उपलब्ध करा रहा है वो महासागर से ही प्राप्त होते हैं, तो नमक का भी एक उद्योग है। ऐसे ही अन्य बहुत सारे उद्योग जो है वो महासागरों पर आधारित है। पांचवा है महासागर और मनोरंजन। वर्तमान समय में जब दुनिया व्याप्त हो गई है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया है, तब हम एक देश से दूसरे देश भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, आने जाने के लिए प्रयास करते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और इस हिसाब से मनोरंजन के रूप में महासागरों का बहुत उपयोग होता है। हम जानते हैं कभी हमको शीतकालीन या ग्रीष्मकालीन का अवकाश प्राप्त होता है तो हम सभी परिवार के सहित किसी सागर के तट पर जाना चाहते हैं, मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो ये मनोरंजन का एक बड़ा साधन बनता है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि न केवल मनोरंजन का उपयोग हो पाता है बल्कि वहाँ आसपास रहने वाले निवासियों के भी मनोरंजन में हम जब जाते हैं तो उनकी भी आमदनी बढ़ती है। इसलिए ये आर्थिक क्रियाकलाप पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हम जब इसका उपयोग करते हैं, हम जब मनोरंजन के लिए कहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के लोग, वहाँ का बाजार, उनकी अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं में सुधार होता है और एक दूसरे का हम सहयोगी बनते हैं। आइए, जल का आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व। जल का आर्थिक महत्व तो मैंने आपसे बहुत सारी चर्चा किया, उसी में और चर्चा करते हैं कि जल विद्युत के रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में, जलवायु निर्धारक तत्वों के रूप में, परिवहन के रूप में, उद्योग संचालन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जल का जब उपयोग होता है तो निश्चित रूप से जल का आर्थिक महत्व हमारे लिए बढ़ जाता है, क्योंकि इस पर आधारित बहुत सारे उद्योग धंधे संचालित हैं। और अब तो जब आज दुनिया वैश्वीकरण की ओर अग्रसर है, तब स्वाभाविक रूप से जल का उपयोग और बहुत अधिक बढ़ गया है। पर्यावरणीय महत्व के रूप में जब हम चर्चा करते हैं तो हम जानते हैं कि विश्व में मानसून और वर्षा और विभिन्न स्थितियों के निर्धारण में महासागर का बहुत अधिक प्रभाव होता है। वास्तव में महासागरीय क्षेत्रों में रहने वाले जो देश हैं, जो क्षेत्र हैं, द्वीप हैं, उनकी जलवायु और जो महाद्वीपीय क्षेत्रों में रहते हैं उनकी जलवायु में बहुत अंतर आता है। इसका मूल कारण महासागर है। महासागर उसके समीप में जो जलीय गतिविधियां हैं वो बहुत अधिक होती है, जलधाराएं चलती हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया चलती हैं जिससे वर्षा होती है और अन्य प्रकार की गतिविधियां होती हैं। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को संचित रखने के लिए जल का होना अति आवश्यक है। क्यों? यदि जल ना हो तो चारों ओर मरुस्थल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारा, आपका, सबका जीवन काफी दुर्भर हो जाएगा। तो पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व जल का काफी अधिक है। जल संरक्षण क्यों और कैसे? मूल भाव जिसके कारण हमने इस टॉपिक को चुना, जिसके कारण हम इसका अध्ययन करते हैं, जल संसाधन के अध्ययन करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम जल का संरक्षण करें। जल का संरक्षण क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? तो क्यों होना चाहिए, निश्चित रूप से आप और हम सब जानते हैं आज के समय में जल की स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। बहुत सारे रिपोर्ट बताते हैं, जिसमें मानव विकास रिपोर्ट है या विश्व बैंक की रिपोर्ट है, ऐसे रिपोर्ट हमको बताते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत कम हो गई है। आपने हाल ही में सुना होगा तो कुछ साल पहले ही अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका देश का एक शहर जिसका नाम है जोहानसबर्ग, उसे जल शून्य घोषित कर दिया गया था। अर्थात ऐसा क्षेत्र, ऐसा शहर, नगर जिसमें जल की उपलब्धता शून्य हो गई थी। आप सोच सकते हैं, हम तो सोचते हैं कि 71% भाग में जल है, तो ऐसी स्थिति कैसे पैदा होगी कि किसी नगर में जल ही ना हो। पर यह सब संभव है। क्यों? क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत कहा जाता है। हमने जल का भरपूर दुरुपयोग किया, भरपूर, आज भी करते हैं। अधिकांश लोग जल के उपयोग, सदुपयोग की बात जब करें तो हंसने लगते हैं, कहते हैं यार ये तो पर्याप्त रूप में उपलब्ध है, प्रकृति पर्याप्त देती है, आप चिंता क्यों करते हैं? परंतु सत्य ये है कि सभी जल एक समान
समान नहीं है। आपको बता चुका हूं कि कुल जो जल उपलब्ध है उनमें केवल 2.7% जल ही पीने योग्य स्वच्छ जल है। ऐसी स्थिति में हम स्वच्छ जल का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? तब जब विश्व के विभिन्न देश जल को लेकर परेशान हैं, जल को लेकर तरह तरह के संरक्षण को लेकर तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, और तब हम अपनी लापरवाही से ऐसे जल का दुरुपयोग करें तो निश्चित रूप से ये हमारे शिक्षित होने और भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते और भी बुरी बात होगी। तो जल संरक्षण क्यों? क्योंकि जल रहेगा तो कल रहेगा। हमारा जीवन जल पर निर्भर है। ये पृथ्वी, इस प्रकृति, ये जीव जंतु, ये सब जल पर निर्भर है। हमें वर्तमान में इसके संरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम वर्तमान में सिंचाई के लिए भी भूजल का उपयोग करते हैं, और इतना अधिक उपयोग करते हैं कि वास्तव में जितना उसको आवश्यकता है उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसलिए हमको भूजल की कमी का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा ग्रीष्म काल के समय में बहुत सारे क्षेत्र, गांव, नगर ऐसे होते हैं जहां पर हैंडपंप सूख जाते हैं, और ये स्थिति ग्रीष्म काल में वर्तमान में होने लगी है। इससे ये तात्पर्य है, समझ में आता है कि भविष्य में यदि हमने जल का संरक्षण अभी से समझ कर नहीं किया तो कितनी परेशानी होने वाली है। जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है जल का पुनर्वितरण, संरक्षण और संवर्धन। तीनों विषय में आप बताऊंगा। जल का पुनर्वितरण, संरक्षण, संवर्धन। जल का संरक्षण करें। संरक्षण कैसे करें? वर्षा का जल सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो स्वच्छ जल है, पीने का जल है, जिसको सबसे अधिक स्वच्छ माना जाता है, वो जल है वर्षा का जल। वर्षा का जल हम संरक्षित करें। कैसे करेंगे? नदी, तालाब, कुएं, छोटे छोटे पोखर, इन सब का निर्माण करके उनमें जल का भराव करें। वर्तमान में काफ़ी सरकारें इसके विषय में चिंतित हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में इस पर काम किया जा रहा है, जिसमें मनरेगा एक बड़ी योजना है। मनरेगा के माध्यम से हम तालाबों का गहरीकरण करते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में जल को, वर्षा के जल को संयोजित करने का प्रयास करते हैं। तो ये संरक्षण है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे नदी से अधिकांश जल बह जाते हैं, हम उसको रोक नहीं पाते हैं। इसलिए आवश्यकता अनुरूप जहाँ जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर बांध बनाए जाने चाहिए। छोटे और मध्यम आकार के बांध बनाकर, एनीकट स्टॉप डैम बनाकर जल को रोका जाए। जल जितना अधिक मात्रा में हम स्थलों पर रोकेंगे उतने अधिक मात्रा में वो भूजल के रूप में संग्रहित होगा, और यही हमारे आप सबके जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। जल का पुनर्वितरण करें। पुनर्वितरण से तात्पर्य यही है कि नदी का जल पूरा का पूरा न बह जाए। नदी में जितने भी जल होते हैं उनका हम बांधों के रूप में, स्टॉप डैम के रूप में, डाइवर्सन के रूप में उपयोग करें जहाँ जहाँ संभव हो। दूसरा है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमको भूमिगत जल अधिक से अधिक संरक्षित करके, बचा के, रोक के रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भूमिगत जल की मात्रा निरंतर कम होते जा रही है। हम अपने सामान्य उपयोग के लिए भी भूमिगत जल का उपयोग अधिक कर रहे हैं, और इस कारण से ये जल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आज जिसे आपने सुना है कि ग्रीष्मकाल के समय में हैंडपंप सूख जाते हैं, ये सब उसका उदाहरण है। ऐसी स्थिति में हम उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। कृषि के लिए, सिंचाई के लिए भी जब हम उपयोग करते हैं तो बहुत सारी नई पद्धतियाँ आ गई हैं, जिसमें टपक सिंचाई पद्धति लागू है। पाइप के माध्यम से हम जल को उतने स्थानों तक पहुंचाते हैं जहां तक जरूरी हो। जितने जल की आवश्यकता हो उतने जल ही पौधों तक पहुंचे और उससे अधिकतम उत्पादन हो। हम सामान्यतः क्या करते हैं कि पूरे खेत को जल से भराव कर देते हैं। वास्तव में ये जल का दुरुपयोग है। जितने जल की आवश्यकता है उतने जल को ही पौधे तक उपलब्ध कराएं। इससे पौधे की गुणवत्ता बढ़ेगी और अधिक उत्पादन हो जाएगा। अगला है जल को प्रदूषण से बचाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से जल काफ़ी प्रदूषित हो रही है। हमारे आपके ऐसे कुछ कृत्य हैं जिनके कारण जल नित्य निरंतर प्रभावित हो रही है, और इसके कारण जल प्रदूषण बढ़ रहा है। याद रखिएगा, जल का जितना प्रदूषण बढ़ेगा, जल की मात्रा जितनी अधिक प्रदूषित होगी, हमारे उपयोग के लिए जल की उपलब्धता उतनी कम होगी। ऐसे स्थिति में हमको चाहिए कि हम जल को प्रदूषित होने से बचाएं।
जैसे नदियों में कारखानों के द्वारा छोड़े गए जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनसे काफी जल प्रदूषित होता है और उससे नदी प्रदूषित होती है। नदी प्रदूषित होने के कारण एक स्वच्छ जल का बड़ा माध्यम हमारा प्रदूषित होते जा रहा है। दूसरा, हम अलग अलग स्थानों पर जो कचड़े हैं, हमारे अनुपयोगी कचड़े, उनको डाल देते हैं। उसके कारण भी जब वर्षा का जल उनमें जाता है तो उसका जल जो रीस कर अंदर जाता है वो भी जल को प्रदूषित करता है। तो ये हम ये भी ध्यान रखें कि हम कम से कम अपशिष्ट पदार्थ छोड़ें, निकालें, अपने घर से जो उपयोग करें। अधिक से अधिक अपशिष्ट पदार्थों का संवर्धन कर दें, उनका रिसाइकलिंग के लिए हम उसका उपयोग करें ताकि प्रदूषण कम हो सके। और इस तरह से हम जल को जब प्रदूषण से बचाएंगे तो हमारे उपयोग के लिए भी अधिकतम स्वच्छ जल उपलब्ध हो पाएंगे। तो मित्रों, हम यही कहना चाह रहे थे कि जल संसाधन हमारे जीवन, आपके जीवन, सारे लोगों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम जितना अधिक इसका संवर्धन करेंगे हमारा जीवन उतना अधिक सरल, सुगम और सामान्य होगा, जिससे हम जल संरक्षण भी कर पाएंगे और जल के साथ अपने जीवन का संरक्षण कर पाएंगे। अगले नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।